नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रकार की फील्ड में यानी कि किसी भी लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हम यानी कि जो रोज़ाना आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों पुस्तकालय के लिए इंपॉर्टेंट, उसी श्रृंखला में आज भी हम आपके लिए कुल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसके साथ साथ ही आपके 150 से 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और आप यदि इस वीडियो के लास्ट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, जिनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में पहला ही क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग कब प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि जो मुदालियर आयोग था वो कब गठित किया गया था। तो मुदालियर आयोग कब गठित किया गया था, तो दोस्तों कब गठित किया गया था, 1952 में मुदालियर आयोग गठित किया गया था। और इस आयोग को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों मुदालियर आयोग को। और इसके साथ साथ ही मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी दोस्तों 23 अगस्त 1953 को। कब पेश की थी दोस्तों, 23 अगस्त 1953 को। कुल 240 पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। और उस रिपोर्ट या मुदालियर आयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुस्तकालय को ज्ञान का केंद्र बनाना, कि जो पुस्तकालय हैं उनको ज्ञान का केंद्र बनाना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मुदालियर आयोग कब गठित किया गया था, तो 1952 में। और मुदालियर आयोग को किस नाम से जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 23 अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो कुल 240 पृष्ठों में थी। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था मुदालियर आयोग का कि पुस्तकालय को ज्ञान का केंद्र बनाना। ओके दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुस्तकालय विधेयक हेतु कौन उत्तरदायी है, यानी कि इनमें से भारत में प्रथम पुस्तकालय विधेयक हेतु कौन उत्तरदायी है, तो कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, यानी कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक पुस्तकालय विधेयक हेतु उत्तरदायित्व हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी कि प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे पारित किया गया था, तो किया गया था कि मद्रास में, जो अब तमिलनाडु है, मद्रास में किया गया था 1948 में। और इसके साथ साथ ही इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का जो प्रारूप था वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने तैयार किया था। कब, तो 26 से 30 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में आयोजन की गई थी, जिसमें यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। और उसी प्रारूप के आधार पर आज 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू कर दिया गया है। और जो 20वां राज्य है एमपी, उसमें यानी कि कोर्ट में तो उसको पास कर दिया गया है 2013 में, लेकिन अभी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं हुआ दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस को कब मनाया जाता है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब, किस सन को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर, यानी कि 12 अगस्त पर मनाया जाता है। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 12 अगस्त 1892 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों आपको एक आज खास बात कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आज एक शाम को वीडियो आएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का परिचय, यानी कि कुल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने 48 वर्ष पुस्तकालय सेवा में दिए अपने जीवन के, जिनका आज यानी कि वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप देखना ना भूलें। इसके साथ साथ ही अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने 1957 में एस.आर. रंगनाथन जी को अध्यक्ष बनाते हुए पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई, तो किस संघ ने, यानी कोन सा संघ है जिसने 1957 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को अध्यक्ष बनाते हुए पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई, तो किसने बनाई थी दोस्तों, यूजीसी ने। जिसे यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी, यूजीसी रिव्यू कमेटी 1957 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोबाइल पुस्तकालय के बारे में क्या सही है, यानी कि मोबाइल पुस्तकालय क्या होता है, इसके बारे में क्या सही है। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको जानकारी लग जाएगी, यानी मोबाइल पुस्तकालय के बारे में क्या सही है। तो क्या सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन में दे रखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है पुस्तकें, सही है। कई स्थानों में अपनी सेवाएं देना, सही है।
पहियों पर पुस्तकालय सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि सभी पुस्तकालय मोबाइल लाइब्रेरी से करेक्ट ऑप्शन है। और यदि दोस्तों ये दो अलग तरीके से होते हैं तो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन माना जाता है, यानी कि पहियों पर पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को किस नाम से जानते हैं, मोबाइल पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, पहले भी क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुस्तकों को ले जाना तो वो पहियों के माध्यम से ले जाएंगे हम, और कई स्थानों पर सेवाएं देना तो वो बात तो एक ही होगी दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में डीआरटीसी आरंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो बेंगलुरु में जो डीआरटीसी की स्थापना की गई थी, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई दोस्तों, इसकी यानी कि डीआरटीसी की स्थापना की गई 1962 में। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जी ने डीआरटीसी की स्थापना की थी, जिसने दोस्तों एक एसोसिएशन नाम का एक कोर्स भी चलाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही हम बात करें तो दोस्तों ये एक सांख्यिकी विभाग है, यानी कि क्या है दोस्तों, एक स्टैटिकल विभाग है, यानी कि स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, यानी कि सांख्यिकी विभाग है डीआरटीसी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि पीईआरटी से जुड़ा दूसरा शब्द है। तो दोस्तों पीईआरटी से जुड़ा दूसरा शब्द कौन सा है, पहले तो इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सीपीएम। अब थोड़ी सी हम पीईआरटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पीईआरटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू तकनीक दोस्तों पीआरटी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको पहली बार कहाँ पे यूज़ किया गया था दोस्तों, तो दोस्तों वो किया गया था यूएस से नेवी में, यूएस से नेवी में किया गया था दोस्तों। और इसके साथ साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं कब यानी कि पीआरटी को प्रयोग किया गया था, तो 1957 से 1958 से 1958 में प्रयोग किया गया था। अब यदि दोस्तों यानी कि थोड़ी सीपीएम की बात कर लेते हैं। तो सीपीएम दोस्तों क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। और दोस्तों इसको किसने बनाया था, तो दोस्तों किसने बनाया था, केली व वॉकर नाम के दो व्यक्ति थे, केली व वॉकर नाम के दो व्यक्ति थे। कब बनाया था, तो 1950 में। कब बनाया दोस्तों, 1950 में बनाया था। और दोस्तों ये क्या है दोनों ही, ये दोनों दोस्तों प्रोजेक्ट प्रबंधन की तकनीक है। किसके दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रबंधन की तकनीक है दोस्तों। आप जब भी क्वेश्चन देखो नोटबुक साथ लेके बैठा करो। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगली हम बात करते हैं कि सीपीएम को एक कंपनी में भी बनाया गया था। इन केली और वॉकर के द्वारा एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, ड्यू पॉइंट नाम की कंपनी थी दोस्तों, जिसमें सीपीएम को बनाया गया था। और सीपीएम पीआरटी ये दोनों क्या हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रबंधन की तकनीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि डीआरटीसी द्वारा कौन सा कोर्स कराया जाता है। तो डीआरटीसी द्वारा पहले भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों कि एसोसिएशनशिप का एक कोर्स कराया जाता है दोस्तों ये कोर्स किसके द्वारा कराया जाता है दोस्तों, डीआरटीसी के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है। तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि वे कार्ड कैटलॉग जो एक विशिष्ट डिजाइन के किए गए कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किए गए थे, अब द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, OCLC जो कार्ड थे दोस्तों वो अब यानी कि अलग तरीके से प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक अधिग्रहण नियम कहलाता है, कि एक अधिग्रहण नियम क्या कहलाता है, कि अधिग्रहित किए गए संसाधनों को देश मूल्य पर बहुत से यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आवश्यक है। यानी कि बहुत सारे जो पुस्तकालय के उपभोक्ता हैं उनको अधिग्रहण नियम के अनुसार कम मूल्य पर पहुंचाना होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी सेक्शन यानी कि टेक्निकल विभाग, टेक्निकल सेक्शन प्रसंस्करण में शामिल मुख्य कार्य हैं। तो टेक्निकल सेक्शन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो टेक्निकल सेक्शन दोस्तों वर्गीकरण का कार्य करता है, सूचीकरण का कार्य करता है, यानी कि कैटलॉगिंग सूचीकरण एक ही बात है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तकनीकी विभाग है वो वर्गीकरण का सूचीकरण का कार्य करता है। और यही क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है, कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जो 2016 में राजस्थान में लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी उसमें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि अलमारी में रखी पुस्तकें जो पाठक से खो जाती हैं उनको पुनः प्राप्ति का यह कार्य कहलाता है। तो ये कार्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सेल्फ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं।
और दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी कि सेल्फ रेप्लिकेशन ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक पुस्तक लिखी थी। कब दोस्तों? 1952 में, लाइब्रेरी मैनुअल, जो पूछी भी गई है पहले कि दोस्तों भौतिक सत्यापन और दोस्तों सेल्फ रेप्लिकेशन जो है दोस्तों, इस पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है लाइब्रेरी मैनुअल, जो 1950 में उसका विकास किया गया था, यानी कि उसको पहले बनाया गया था और 1952 में उसे प्रकाशित किया गया था। कब दोस्तों? जो लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाइए कि आवयव क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा पुस्तकालय में उपार्जन संसाधनों की प्रक्रिया। क्या हो जाएगी दोस्तों? ये प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों पुस्तकालय में। इसके बाद में दोस्तों अधिग्रहण क्या है दोस्तों? तो अधिग्रहण है दोस्तों एक वर्ग के निर्देशांक उपविभाजनों की श्रृंखला। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है? वर्धित प्रविष्टि क्या हो जाएगी दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको यानी कि सॉरी रॉन्ग करना होगा, यानी कि पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले का हो जाएगा डी, यानी कि दोस्तों पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा और तीसरे का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तीसरे का तीसरा ही हो जाएगा कि एक पुस्तकालय की द्वितीय कैटालॉग प्रविष्टि। और दोस्तों फोर्थ जो ऑप्शन है उसका ए ऑप्शन हो जाएगा और आई कोइंस का हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक एवं ऐतिहासिक। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहले का डी, दूसरे का ई, तो पहले का डी दूसरे का ई दोस्तों, तो इसी ऑप्शन में है कि इसका पहला ऑप्शन जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों शीर्ष पट्टी के उल्टी और मुद्रित रबर स्टेप जो अभिलेखों से संबंधित सूचना देता है और प्रत्येक अभिगृहित पुस्तक का प्रसरण करता है, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उस किस नाम से जानते हैं? एक्सेस स्टेप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि CIP प्रविष्टि पर मिलती है। तो दोस्तों CIP किस प्रविष्टि पर मिलती है? तो प्रविष्टि के शीर्षक पृष्ठ की उल्टी ओर मिलती है। जो भी प्रविष्टियाँ होती हैं कैटलॉग कार्ड में उसके शीर्षक के उल्टी पृष्ठ के उल्टी ओर मिलती हैं। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवान सूचनाएं हैं? तो दोस्तों इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवान सूचनाएं हो जाएंगी दोस्तों? जो समूहन सेवा है वो भी एक मूल्यवान है और दोस्तों जो फोर्थ है कि अनुसंधान रिपोर्ट और बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये भी दोस्तों क्या एक मूल्यवान है सूचना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय व्यवसाय में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं, इस कथन के चर पहचानिए कि ये कथन किस चर पर आधारित है? तो दोस्तों इसका एक तो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पुरुषों और महिलाएं पर निर्भर चर है। और इसके बाद दोस्तों इसका यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है कि पुस्तकालय व्यवसाय एक स्वतंत्र चर है। तो दोस्तों फोर्थ और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रणालीगत न्यूनाकरण है, तो इनको यानी कि जोड़ना है दोस्तों, तो किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप वीडियो को रोक कर एक बार अच्छी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो पहला है कि प्रायिकता नमूनाकरण का एक प्रकार है। और दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है कि जिसमें पहली इकाई यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और सी दोनों सही हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों हार्डवेयर है, तो दोस्तों कैसे हो जाएगा दोस्तों? जो हार्डवेयर है वो क्या दोस्तों? एक कंप्यूटर की भौतिकी इकाई है। इसके बाद दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है वो एक चुंबकीय पदार्थ की आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है दोस्तों। इनपुट है वो दोस्तों सूचना संप्रेषण के काम में आता है। इसके बाद दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर है ये दोस्तों एक चिप है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम में ली जाती है। और दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर का प्रकार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 80 का। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि इसका ए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप एक बार मिला लीजिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? तो इन चार के समूह में कौन सा नहीं है दोस्तों? तो एटलीस्ट इनके समूह में नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ALA, तो ALA 1876, ALA 1876 हो गया। ILA 1933, ILA 1933 हो गया। SLIP 1924, SLIP 1924 हो गया। और ISLIC 3 सितंबर 1955।
तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 83 का? तो 83 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले में बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनकी सन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है दोस्तों ये सन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इफला की यानी पूर्ण रूप है, इफला का यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशन। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि दोस्तों पहले ऑप्शन में इसकी फुल फॉर्म सही हो जाएगी। और इफला की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? आप यानी कि कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? तो इनमें निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें समूह में कौन सा नहीं है? तो दोस्तों समूह में कौन सा नहीं है? संदर्भ, गार या ग्रंथ सूची दोस्तों इनके समूह में नहीं है। दोनों 3 यानी जो ऊपर वाले 3 हैं वो 1 हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो विशिष्ट सूचना ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो विशिष्ट प्रकार की सूचना होती है पुस्तकालय में संदर्भ सहायक के द्वारा उन संदर्भ स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो इनमें से कौन सा जो दोस्तों एक स्रोत है जो सार्वजनिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है? तो दोस्तों XXX और .org। दोस्तों आप सरकारी वेबसाइट जो भी होती हैं एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं तो उनकी साइट में आपने देखा भी होगा कि दोस्तों आगे .org लिखा होता है जो सरकारी साइट होती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि तैयार संदर्भ वे होते हैं। ये दोस्तों तैयार संदर्भ कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जो पिछले वर्ष में जो सूचना को एकत्रित करके अगले वर्ष में उनको प्रकाशित करना। तो वार्षिक रूप से प्रकाशित करना दोस्तों तैयार संदर्भ होते हैं। इसके बाद दोस्तों इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय और राष्ट्रीय यूनियन कैटलॉग द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कि ये दोस्तों किसके द्वारा किए गए हैं। तो आपको दोस्तों पता भी होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पे है, उसके आधार पर भी आप इसका ऑप्शन यानी कि करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान करने के उत्तरदायी है? तो ISSN कौन प्रदान करता है दोस्तों आपको पता भी होगा। और इसके जो संघ दोस्तों 2002 में बना था, इसका मैं आपको थोड़ा ऑप्शन दे देता हूं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लिस्सा का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों लिस्सा का विस्तृत रूप भी आपको बताना है। लिस्सा का प्रकाशन दोस्तों LA करता है 1950 से। कब से दोस्तों? 1950 से LA करता है लिस्सा का प्रकाशन, जिसकी आवृत्ति दोस्तों मासिक है। अब दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि लिस्सा की फुल फॉर्म में क्या हो जाएगी। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको क्यूरी हो तो दोस्तों ये मेरे पर्सनल नंबर है, यानी कि 9079028319। आप दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको क्यूरी हो तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ओके, धन्यवाद।